What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखे कितनी शानदार है। इसमें बोला गया है कि जो कॉइन्स हैं वो मेटल के बने होते हैं और वो साउंड करते हैं, पर लेकिन करेंसी इस तरीके से साउंड नहीं करती है। तो ये यहाँ पे ये बोला गया कि जब आदमी की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको साउंड नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, प्रेस रावल की और अक्षय कुमार की, वो जो मूवी है उसमें क्या करता है प्रेस रावल जरा सी देर में, जो एक ब्राह्मण महात्मा जी रहते हैं उनको जरा सी देर में क्या करता है गुस्सा दिला देता है और फिर बोलता है कि आप अपने आप को साधु बोलते हैं, वो सिद्ध पुरुष बोलते हैं, मैंने आपको जरा सी देर में गुस्सा दिला दिया। तो आदमी सिद्ध पुरुष महात्मा ब्राह्मण इन सब चीजों से नहीं बनता है, वो खुद अपने आप में कितना इंप्रूवमेंट करता है, खुद अपने आप को किस लेवल पर डिफिकल्टी में भी अपने आप को शांत रख पाता है, ये असली इंसान होता है। वरना जरा जरा सी डिफिकल्टी अगर किसी के सामने आ जाती है, जरा जरा सी प्रॉब्लम किसी के सामने आ जाती है, इरिटेट हो जाता है आदमी, गुस्से में इतना ज्यादा भर जाता है कि वो कुछ भी गलत स्टेप ले लेता है। तो हमेशा अच्छा समझदार आदमी, इंसान या औरत वही है जो भी अपना कोई भी डिसीजन लेना है उसको शांत स्वभाव से ले। अगर आपका उस टाइम पे माइंड शांत नहीं है, स्वभाव शांत नहीं है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन न ले। उस टाइम पे कोशिश करें कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है या अपने से रिलेटेड मान लीजिए आपको टाइम टेबल ही बनाना है, ठीक है, तो कोशिश करें कि टाइम टेबल बनाना है तो उस टाइम पे आपका दिमाग शांत होना चाहिए। उस टाइम पे जब दिमाग शांत होगा तो आप चीजों को काउंट कर पाएंगे कि कहाँ मैं ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ कम टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो अपने आप को ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे जितना भी टाइम आपके पास में होगा उस टाइम पे। गोल डिसाइड करना है तो इस तरीके के जितने भी डिसीजन होते हैं आपको बहुत ही शांत दिमाग से लेने हैं, कभी भी अफरा तफरी में आके इस तरीके के डिसीजन नहीं लेने हैं। तो कोशिश कीजिए हमेशा अपने आप को शांत रखिए, और कभी भी टेंशन लेने से किसी का भला नहीं होता। अगर टेंशन लेने से किसी का भला हुआ करता तो हर एक आदमी जो भी सक्सेसफुल इंसान है वो आपको मोस्ट टेंस इंसान दिखा करता, उसके पास में सबसे ज्यादा टेंशन हुआ करती, पर लेकिन इसके जस्ट अपोजिट है। तो आपके सामने एग्जांपल है तो आप इनसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझदार को इशारा ही काफी होता है, तो टेंशन नहीं लेना है लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे आज 15 जून है, देख लेते हैं हमको कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ये स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब तक यहाँ पर ये सारे एग्जाम के लिए अवेलेबल थे कोर्सेज, पर लेकिन अब यहाँ पे यूपीएससी के लिए भी अवेलेबल है। इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, और ये यहाँ पर वेबसाइट भी अवेलेबल है जिस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल दे रखा है ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने पावर मांगी कि मुझे थोड़ी पावर ज्यादा दो जिससे कि मैं चीजों को टैकल कर सकूं ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो इस आर्टिकल में उनको क्रिटिसाइज किया गया है कि ये कुछ ऐसी पावर मांग रहे हैं जो कि जुडिशरी के पास होनी चाहिए। इस तरीके से दोनों में जो सेपरेशन पावर का कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं ना कहीं उसको हार्म पहुंचेगा। तो ये वाली चीजें बोल रहे हैं कि इस तरीके से चीजें अप्लाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे हम लोग। ये वाला आर्टिकल है ये पाकिस्तान में क्वेटा से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का मैप मैंने आप लोगों को दिखाया। तो बलूचिस्तान पड़ता है, जिसका हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नाम भी लिया था कि हमारे कश्मीर के ऊपर आप उंगली उठाते रहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में आप उससे भी ज्यादा बहुत बुरी कंडीशन बना के रखते हैं। तो बलूचिस्तान में हो गया क्वेटा, ठीक है। तो दो चाइनीज ऑफिशियल यहाँ पे, चाइनीज जो सिटीजन है वो मतलब यहाँ पे मारे गए हैं, तो उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है। ओके, तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि तानातानी दोनों के बीच में मच गई थी, चाइना और पाकिस्तान के बीच में इससे रिलेटेड। पर लेकिन जिस तरीके से अभी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, कहां पे मीटिंग हुई थी ये आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मीटिंग हुई थी जहां पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर बने। यहाँ पे ये बोला गया, क्रिटिसाइज किया गया कि पाकिस्तान के जो लीडर है वहां पे चाइना के लीडर उससे नहीं मिले हैं, उन्होंने बाइकआउट कर दिया क्योंकि उनके नेशनल की वहां पे सिक्योरिटी नहीं हो रही है। तो ये बात बोली गई है, जबकि चाइना ने इसको एकदम मतलब सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम ऑलरेडी पहले ही मिल चुके हैं। जब जब यहाँ पे वन रोड वन बेल्ट की मीटिंग हुई थी, वन रोड और वन बेल्ट की मीटिंग कहाँ पे हुई थी वो भी बताइए अभी, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इंडिया ने मना कर दिया कि हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारे इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं। तो उससे रिलेटेड भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो दोनों मीटिंग बताना है आप लोगों को कहाँ हुआ है, बाकी तो आर्टिकल में कुछ है नहीं। वहां पे आप लोगों को पता ही है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, तो वो इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर आता है, कौन सा पोर्ट है यहाँ पे, गवादर पोर्ट पे आके मिलता है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं कराची पोर्ट, यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं कौन सा, हम यहाँ पे जो डेवलप कर रहे हैं ईरान में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि अफगानिस्तान से होते हुए यहाँ पे रास्ता मिल जाए, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है। ओके, क्योंकि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ में ज्यादा बनती नहीं है, तो यहाँ से उसको रास्ता न देने के बजाय हम उसको यहाँ से रास्ता देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे चाहबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ईरान में, और यहाँ पे गवादर पोर्ट है जो कि चाइना डेवलप कर रहा है। और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो यहाँ से चाइना से होते हुए और इंडिया से होते हुए आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बात की गई है कि अगर आपको इसकी सिक्योरिटी क्या है, एक्चुअली जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ज्यादा ऑफिशियल रख रखे हैं इन्होंने। तो ये बोला है चाइना ने कि हमारे जो नेशनलिस्ट हैं, अगर वहां पे कोई आता है हमारे नेशन का आदमी, तो आप उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं। तो वैसा कुछ नहीं है, ये बोला जा रहा है कि दोनों के बीच में तनातनी हो गई है, तो ऐसी तनातनी कुछ नहीं है। तो यही आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल में थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं। इस आर्टिकल में क्या बताया गया है
कुछ टाइम हुआ करता था जब ओसामा बिन लादेन हुआ करते थे, या और भी कई सारे टेररिस्ट ग्रुप थे, जैसे आईएसआई को ही ले लीजिए, ठीक है ना? आईएस को ही ले लीजिए, तो ये वाले हुआ करते थे, अल-कायदा वाले हुआ करते थे। तो एक टाइम हुआ करता था, ये क्या करते थे, अपना एक प्रॉपर सेंटर बना के रखते थे। जैसे मान लीजिए अफ़गानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, कोई एक प्रॉपर सेंटर बना लिया। तो वहाँ से फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एक्टिविटी लोगों की देखा करते थे और उस पे अटैक किया करते थे, ठीक है? तो इस तरीके का ये काम किया करते थे, एक टाइम हुआ करता था। पर लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, जिस तरीके से इन्होंने लंदन का एग्जाम्पल लिया है, लंदन का छोड़ दीजिए, और भी कई सारे एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। मतलब यहाँ तक कि आप लोग कोई भी सिटी ले लीजिए आज की डेट में, ठीक है? हर जगह हो रहे हैं, फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, या यूके ले लीजिए, या स्पेन ले लीजिए, सब जगह कुछ ना कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अटैक हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पहले जो अटैक किया करते थे, तब ये एक इनका सेंटर हुआ करता था, वहाँ पे लोगों को ट्रेन किया करते थे, हथियार चलाना सिखाया करते थे, अपनी सिक्योरिटी कैसे करनी है ये बताया करते थे उनको, फिर कहाँ पे बम ब्लास्ट करना है वो बताया करते थे, तब इनको भेजा करते थे। पर लेकिन आज की डेट में ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज की डेट में ये लोग क्या करते हैं, रैंडम आदमी वैसे ही कहीं से भी पकड़ते हैं और उसको ये बोलते हैं कि तुझे धर्म की रक्षा करनी है, तुझे जिहादिस्ट में अपने पार्टिसिपेशन दिखाना है, तो ये इसको बस कुछ नहीं बताते हैं, उसको ये बताते हैं बस तुझे मिशन को अंजाम देना है। अब कैसे अंजाम देना है, किस तरीके से अंजाम देना है, वो सारी चीजें तुझे खुद अपने आप इकट्ठी करनी है। बस तू अगर ये काम कर पाता है, तो हम मतलब एक तरीके से तू हमारे उसमें गैंग में शामिल हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? तो आज की डेट में ये सारी चीजें रैंडम हो रही हैं, तो ये पता नहीं चल पा रहा है कहाँ पे इनका सेंटर है, और जिस तरीके से उसमें अफगानिस्तान में बम्बारमेंट की गई है यूएसए के द्वारा, तो वहाँ पे भी इनका काफ़ी अच्छा खासा अड्डा था, तो वो भी इनका खत्म हो चुका है, और सीरिया में भी ले लीजिए, सीरिया में भी इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। तो इन्होंने अब एक अलग तरीके के अप्रोच स्टार्ट कर दिए कि कहीं पर भी ये अपना बेस बनाकर लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे, रैंडम पीपल को पकड़ेंगे, और कहीं पे किसी को मतलब क्या बोलते हैं ये, जिनको भी पकड़ लेते हैं, जिनको जो इनसे कॉन्टैक्ट करता है, कि कहीं पे कोई मिले उसका गला काट दो, कहीं पे कोई मिले किसी भी तरीके से उसको जहर पिलाकर मार दो, कोई भी किसी से तरीके से मतलब गला घोट के मार दो। बस आपका आदमी अगर आपको कोई मकसद दिया गया है, तो उसको अंजाम पहुँचाना है। अब वो आपको डिसाइड करना है किस तरीके से अंजाम पहुंचाना है, ठीक है? तो रैंडम किसी भी तरीके से अटैक कर सकते हैं आज की डेट में, तो ये बोला गया आर्टिकल में। तो आज की डेट में ये और भी मतलब खतरा हो चुके हैं वर्ल्ड के लिए, जो कि पहले हुआ करते थे। पहले हमें पता था किस एरिया में ये पनप रहे हैं और वहां पे जाके इनको पकड़ा जा सकता था, पर लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है। ये आर्टिकल बिग बैंग डेटा से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है इसका। इस वाले आर्टिकल को बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी कुछ चीज आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। ये वाला आर्टिकल है तमिलियन इशू से रिलेटेड है। आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन के टाइम पे जब ब्रिटिश थे वो क्या किए थे, यहाँ से जो हमारी इंडियन पीपल है खासकर तमिलनाडु वाले एरिया से, उनको चाय की खेती कराने के लिए श्रीलंका लेके चले गए थे। पर लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, तो यहाँ पे जो श्रीलंका के जो लोकल आदमी है, ठीक है, सिन्हाला बोलते हैं उन्हें, जो लोकल आदमी है, उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के जो तमिलियन पीपल गए थे उनको राइट देने से मना कर दिया उनके, ठीक है, एजुकेशन में, या फिर उनको मतलब उनकी लैंग्वेज को भी मानने से मना कर दिया। तो यहाँ पे बहुत अच्छे खासे लेवल के रिवोल्ट होने स्टार्ट हो गए। तो रिवोल्ट होने के बाद में फिर बहुत सारी चीजें हुई, लिट्टे वाली प्रॉब्लम आप लोगों ने सबने सुनी होगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, और खासकर महेंद्र राजपक्ष जी के टाइम पे। तो वो सब चीजें थी, तो उनसे रिलेटेड अब ये बुक निकल के आई है। तो यहाँ पे बुक का नाम दिया गया है, बुक जो लिखी बुक थी, मतलब बुक क्या है, मतलब मूवी बन गई है इसके ऊपर, ठीक है? तो ये मूवी डेब्यू बनाई गई है, डेब्यू मूवी बनाई गई है, बनाने वाले हैं ये जुड़े रत्नाम जी, तो इनके द्वारा ये बनाई गई है। तो यहाँ पे मूवी का नाम क्या है, ये डेमंस इन पैराडाइज। डेमंस होते हैं राक्षस, पैराडाइज होते हैं मतलब हेवन बोलते हैं, स्वर्ग बोल सकते हैं आप इसको, स्वर्ग में राक्षस आ गए। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया जो तमिलियन पीपल थे वहां पे, ठीक है? और ये खासकर अभी मतलब जो दिखाई गई है मूवी, कहाँ पे दिखाई गई है, कान फेस्टिवल में दिखाई गई है। कौन से किस कंट्री में ये सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे ये होता है, आपको बताना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में, ओके? तो यही इसमें आर्टिकल में दे रखा है, बस मूवी का नाम याद रखिए, कहाँ पे बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है, और मूवी का नाम क्या है, ओके? ये इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती हैं जो कि खासकर हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाती हैं। नेक्स्ट वाला साइड वाला आर्टिकल तेलंगाना से रिलेटेड, तेलंगाना के फार्मर की केसेस, जिस तरीके से हम लोग कई सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इस वाले आर्टिकल में कोई खास नहीं है, और खासकर तेलंगाना पे इशू है, तो इसलिए कोई मतलब भी नहीं बनता है, नेशनल लेवल का कोई इशू नहीं है। वैसे हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, मैक्सिमम वही सिंचाई से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, या फिर फर्टिलाइजर से, वही सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं फिर से रिपीटेशन में। कतर वाला इशू है, मैप में दिखाऊंगा ढंग से, पूरी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे, और क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इंडिया के ऊपर भी क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, अच्छे से हम लोग देखेंगे। ये वाला आर्टिकल माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड है, जो कि नेपाल में सिचुएटेड है। तो वहाँ पे हर साल बहुत सारे आदमी मतलब एवरेस्ट पर चढ़ते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे उसी के बारे में दे रखा है, कौन कौन क्या क्या चढ़ रहे हैं। आप लोगों को बताना है वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कौन चढ़ा था, और इंडिया में फर्स्ट टाइम कौन चढ़ा था, और रिसेंट में इंडिया में कौन चढ़ा है, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन ओरिएंटेड आदमी से पूछ ले जाते हैं, फिर कल डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को सबके आंसर दूंगा मैं, ओके? आगे आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आज तक जितने भी अपने लेक्चर लिए हैं टोटल, मतलब सब काफी बंदे मुझे फेसबुक पर एसएमएस करते हैं उससे रिलेटेड कि सर जो पीडीएफ है उनको मर्ज कर दीजिए। तो मैंने सारे जितने भी आज तक लेक्चर लिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल और मई तक का जितने भी लेक्चर है मैंने सबकी जो पीडीएफ है वो मर्ज कर दी है। ठीक है, मर्ज कर दिया। तो ये पीडीएफ जो है आप लोगों को फेसबुक पर अवेलेबल होगी। फेसबुक के पेज का नाम है VEER। या तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, इसको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, या फिर @24 वीर के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे ये पोस्ट कर दूंगा। मर्ज एक तरीके से मर्ज पीडीएफ है सारी। जनवरी की एक जगह मिलेगी, फरवरी की एक जगह, मार्च की, मतलब सारी आपको 5 महीने की मिल जाएगी। ये वो सारे लेक्चर हैं जो भी मैंने आज तक द हिंदू के डिस्कशन के लिए हैं। ये मैं टेलीग्राम पे इसलिए नहीं पेस्ट कर पाऊंगा क्योंकि इसमें से अप्रैल और मई के जो लेक्चर हैं ये मेरा खुद का स्टडी लवर जो चैनल है मैंने वहां पे लिए हैं वो, ठीक है ना। तो उनकी पीडीएफ है ये, और यहाँ पे जिस तरीके से लिंक स्टडी आईक्यू का है इस तरीके से उनके अंदर उस वाले चैनल का लिंक है। तो मैं इतना पॉसिबल नहीं था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि इतनी सारी पीडीएफ है, लगभग 60-70 पीडीएफ है, हर एक स्लाइड पे से वो लिंक हटाना। तो इसलिए ये स्टडी आईक्यू के टेलीग्राम पे मैं पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। ये अलाउड नहीं होगा वहां पे पोस्ट करना। तो आपको जो करना है ये फेसबुक से ही आप लोगों को डाउनलोड करना है, ये याद रखेगा। तो फेसबुक का जो लिंक है ये वाला मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और देखिए ज्यादा से ज्यादा अपना प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। ज्यादा से ज्यादा चीजों को मतलब जितना रिवीजन कर सके उतना रिवीजन कीजिए, क्योंकि हर साल अगर 2018 की प्रिपरेशन करें तो लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी, और अभी भी 3-4 दिन बचे हुए हैं, तो जो चाहे तो इनका रिवीजन करना चाहे वो भी कर सकता है। हालांकि थोड़ा लेट हो गया, मैं काफी दिनों से मुझे एसएमएस मिल रहे थे, पर फिर भी देख लीजिए जितना जितना किया मेरे से हो सका, तो आप लोग इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा कई सारे बंदे मोटिवेशनल कोड भी भेजते हैं मुझे, तो मोटिवेशनल कोड भी आप भेज सकते हैं इसी लिंक पे मुझे। मैं उसको अगर ठीक लगेगी तो मैं उसको लेक्चर में यूज कर लूंगा, ठीक है। तो इससे भी आप लोग मतलब हेल्प भी कर सकते हैं एक तरीके से मेरी, अगर इस तरीके से देखा जाए। कई सारे बंदे क्या बोलते हैं, वो इसके यूट्यूब के नीचे फेसबुक पर जो उस पर कमेंट करते हैं तो उनको मतलब वहां पे मिलता नहीं है कि आंसर कैसे देना है। तो वहां पे आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो सब्सक्राइब करने पे आप लोगों को आंसर देने का मिल जाएगा वहां पे, तब आप आंसर दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फेसबुक पर भी इस पेज के नीचे पीडीएफ डालता हूं, तो वहां पे भी आप आंसर दे सकते हैं। कुछ बंदे वहां भी आंसर देते हैं। बस कोशिश कीजिए कि आप लोग आंसर दिया करें जितना आप लोगों से हो सके, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल होगी। और यहाँ पर कोई भी लेक्चर अगर मैं कहीं भी लेता हूँ, सारे लेक्चर में सारी चीजें अपने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ फेसबुक पे पेज पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है पर्सनल, अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं कर सकते तो फेसबुक पर कर दीजिए। हालांकि कुछ दिनों से मैं एसएमएस नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पर लेकिन फिर से स्टार्ट करूंगा मैं उनको पढ़ना, क्योंकि टाइम बहुत कम मिल पा रहा है मुझे, ठीक है। तो आपको जो भी रिलेटेड क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर वहां पे पर्सनल है आपकी तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको हमेशा अवेलेबल रहूंगा, कभी लेक्चर लूं या कहीं ना लूं, पर लेकिन आप लोग कभी भी लाइफ टाइम के लिए मेरे से यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग, और खासकर ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और इनका रिवीजन कीजिएगा आप लोग। इसी तरीके से देखिए शेयर भी चीजों को किया कीजिए। जिस तरीके से बंदा था, नाम मैंने उनका नहीं लिखा यहाँ पे, ये तो अलग चीज है। यहाँ पे जो नीचे लिखा है इन्होंने, ये खुद लिखा है, मतलब ये चीजें उन लोगों से शेयर करते हैं जिनके पास में फोन भी नहीं है। तो देखिए लेक्चर अगर आप किसी को सुना सकते हैं तो सुना दीजिए जिससे उसका फायदा हो, वरना आप खुद सीखने के बाद में बंदे को, सामने वाले को पढ़ा सकते हैं। तो कम से कम इतना कीजिए, सोसाइटी में फायदा रहेगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। और एक बात और बोलनी थी आपसे, जैसे कि मान लीजिए स्टडी लेवल पे मैं कोई चीज डिस्कस कर रहा हूँ, वहां पे मैं कोई सीरीज चला रहा हूँ, कोई टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहा हूँ वहां पे, तो कोशिश कीजिए कि उसके जो कमेंट है या तो आप स्टडी लेवल चैनल के नीचे ही कीजिए, या फिर जो एफबी पर पेज है वहां पे जाके कीजिए। यहाँ पर स्टडी आईक्यू पे उसके कमेंट ना कीजिए, ठीक है ना। तो मतलब दोनों को मिक्स मत कीजिए। अगर द हिंदू से रिलेटेड कोई इशू है तो आप लोग यहाँ पे कीजिए, क्योंकि वो स्टडी लेवल में अलग से चीजें करता हूँ, वो वहां पे अलग चीजें हैं सारी, तो उनको यहाँ पर आप लोग कमेंट ना कीजिए प्लीज, ठीक है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो दोनों को मिक्स मत कीजिए, यहाँ पे ओनली मैं द हिंदू का डिस्कशन करता हूँ, ओके। तो देखिए ये वाला आर्टिकल है वो बिग डेटा से रिलेटेड है। बिग डेटा क्या होता है, बिग डेंजर इसको बोला गया है। बिग डेटा होता क्या है? बिग डेटा ये होता है, मान लीजिए आपने आज की डेट में गूगल पे कुछ सर्च किया, ठीक है, या फिर आपने अमेजन से कोई प्रोडक्ट मतलब खरीदने की सोची, वहां पे सर्च किया, तो क्या होता है आप उसको सर्च करके छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने उसको खरीदना भी नहीं है, तो क्या होता है वो आपको रिकमेंडेशन में आता रहता है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने एपीजे अब्दुल कलाम सर की बुक सर्च की थी, उसके बाद में मैंने वो ऑफलाइन खरीद ली, पर लेकिन आज तक भी इंडिया बियॉन्ड 2020, ठीक है, तो आप भी वो बुक पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। तो वो बुक खरीदने फिर मैंने ऑफलाइन खरीद ली, पर लेकिन आज तक भी सजेशन में मुझे ये मिलता है कि ये बुक आप खरीद सकते हैं अमेजन पे, जब भी उस पे मतलब जाता हूँ अमेजन वेबसाइट पे। तो ये इस तरीके का डेटा इकट्ठा कर लेते हैं और उस तरीके के डेटा को फिर यूज करते हैं कस्टमर को बार बार रिमाइंड कराने के लिए। तो इस तरीके की बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे गूगल हो गया, अमेजन हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये सब तरीके से इस तरीके का डेटा यूज करते हैं। तो इसी पे रिलेटेड आर्टिकल है, आइए आगे चलते हैं, समझ में आ जाएगी सारा केस आप लोगों को आराम आराम से।
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया भी आधार कार्ड से रिलेटेड, बहुत सारे आदमी चिल्ला रहे थे कि आधार कार्ड से हमारी जो सिक्योरिटी है वो हनन हो जाएगी। पर लेकिन आधार कार्ड से तो आप सिक्योरिटी हनन करने के चक्कर में बचे हुए हैं कि यहाँ से हनन हो जा रही है। उस पे तो सबका फोकस है कि सिक्योरिटी हनन हो रही है, प्राइवेसी हनन हो रही है हमारी डिजिटल वर्ल्ड में। पर लेकिन डिजिटल वर्ल्ड एक ऐसा हो चुका है, आप और जगह से कैसे अपने आप को सिक्योर कर पाओगे? आप अपने पड़ोसी से अपने आप को सिक्योर कर सकते हो कि आपका पड़ोसी आपको न देखे, आप कर्टेन लगा सकते हो, कोई भी पर्दा लगा सकते हो। पर लेकिन जो फेसबुक पे आपकी चीजें शेयर हो रही हैं, जो आप कहीं पे भी जाकर अब कोई चीजें सर्च कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है ऑल इंडिया क्या ऑल वर्ल्ड लेवल पे, उससे आप लोग कैसे बच पाओगे? वहां पे आप कैसे कर्टेन लगा पाओगे चीजों पर? ठीक है, तो इसी तरीके से बोला गया, जिस तरीके से आज की डेट में जरा जरा सी बातें भी अगर कुछ आप लोग सर्च करते हैं फेसबुक पर या फिर कहीं पर, तो उनको क्या करता है, उनको एज ए सेल प्रोडक्ट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया अभी, मतलब इसी तरीके का फंडा होता है। आने वाले टाइम में तो यहाँ तक बातें आने की बात चल रही है, फेसबुक एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आने वाली है, अगर मान लीजिए फेसबुक पर कोई पोस्ट अवेलेबल है और उस पोस्ट को देख के आपकी रिएक्शन कैसी आती है, बस आप हंसते हैं या फिर आप सीरियस हो जाते हैं, तो उसको भी वो नोटिस करेगी। ठीक है ना, उसको भी नोटिस करेगी और उसी के हिसाब से जो डेटा है, मतलब मान लीजिए उन्होंने कोई प्रोडक्ट रखा और प्रोडक्ट मतलब वहां पे उस पर एडवर्टाइज किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आपको देखे कैसी रिएक्शन आपकी फेस की आ रही है, तो फेस की रिएक्शन कैप्चर करेगी। तो इस तरीके की भी चीजें आगे टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो यहाँ तक भी आपकी सिक्योरिटी हनन हो रही है, प्राइवेसी हनन हो रही है, तो आप वहां पे क्या बातें कर रहे हैं? आधार कार्ड से रिलेटेड ओनली। ठीक है, तो इसको बिग डेटा टेक्नोलॉजी बोला जाता है। गूगल देख लीजिए या फिर कोई भी अगर कंपनी देख लीजिए, उनके पास बहुत ही ह्यूज इंफॉर्मेशन, बिलियंस ऑफ पीपल की क्या क्या ब्राउज कर रहे हैं, उनकी हैबिट क्या क्या है, क्या क्या चीजें सर्च करते हैं, तो कोई भी आप चीजें सर्च कर रहे हैं, एक एक क्लिक उनके पास में इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये सारी फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, गूगल हो गया, तो ये सब डेटा इस तरीके से कलेक्ट करके रखते हैं, खासकर सोशल नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ भी कहीं घूमने गए तो मूवी का वो कर दिया कि मैं ये मूवी देख के आ रहा हूँ, या कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन में यहाँ पे घूमने जा रहा हूँ, तो इस तरीके से हर एक चीज आप लोग शेयर करते हैं। तो हालांकि देखिए, इतना अपना लाइफ को कहीं पे ओपन कर देना इतना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि उसका मान लीजिए फेसबुक कंपनी नहीं, कोई और गलत भी आपको ट्रैक करके आदमी आपका फायदा उठा सकता है, उससे आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी ऐसी वेबसाइट पे या साइट्सों पे कहीं पे भी आप शेयर न करें। ठीक है, तो ये प्राइवेसी का हनन हो रहा है डायरेक्ट। पर्सनल डेटा का मतलब पर्सनल जो नेशन की पॉलिसीज हैं उससे अफेक्ट हो सकती हैं। इसको कैसे बोला जा सकता है? मान लीजिए आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कंपनी हो गई, अमेजन हो गई, फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, ये सारी यूएसए में बेस्ड कंपनी है। तो आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यूएसए की गवर्नमेंट को पहुंचा सकती है। तो यूएसए अपनी पॉलिसी उसी तरीके से फॉर्मेशन कर सकता है कि इंडिया में क्या क्या चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वहां पे लोग क्या क्या ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे उसी प्रोडक्ट को इंडिया में प्रोवाइड कराएंगे वो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात क्या होगी, इससे जो हमारी जो इकोनॉमी है वो ड्रेन हो जाएगी एक तरीके से। मतलब यहाँ पे जो हमारी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो तो मार्केट में ज्यादा बेचे नहीं जा सकेंगे, और जो दूसरी कंपनी बना रही है वो बेचे जाएंगे, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है क्या कस्टमर चाहता है आज के डेट में, तो कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन है उनके पास में। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ थ्योरी से रिलेटेड एक हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है, तो उनका नाम बताना है आपको, किसने ये थ्योरी दी थी, जिससे कि अंग्रेज को बोला गया था कि हमारी जो मतलब एक तरीके से वेल्थ है वो ड्रेन कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, उनके बारे में आप लोगों को बताना है, उनका नाम क्या है। काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए, आज के डेट में एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट आता है, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट आता है, हर जगह एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे लोकल न्यूज़पेपर है और लोकल मीडिया है, उनको एडवर्टाइज मिलना बंद हो जाएंगे, तो सारी जो यहाँ से मनी है वो भी ये फेसबुक, गूगल, ये सारी कंपनी लेके जाएंगी, और सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटसाइड में चली जाएंगी, मतलब हमारे नेशन में नहीं रहेगी। तो ये भी बात सोचने वाली होती है। तो बोला जा रहा है इंडिया क्या कर सकता है इससे बचने के लिए? सीधी सीधी बात है, सबसे पहली बात तो यही है, जिस तरीके से चाइना ने किया है, अपने खुद के इंजन डेवलप कर रखे हैं, अपनी खुद की सर्चिंग वेबसाइट डेवलप कर रखी है, तो उस तरीके से फोकस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए, बाइडू यहाँ पे है और अलीबाबा, तो ये दो इनकी सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि इनके इंटरनल ही वहां पे सारी चीजें रखती है, सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनल रखती है, कहीं बाहर साइड वर्ल्ड में नहीं जाती है। तो इस तरीके से इनको ये इस तरीके से अपने वहां पे सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। तो इंडिया भी इसी तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करा सकता है। अगर इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है, तो कम से कम इतना बोल सकता है, क्या बोल सकता है, कि जिस तरीके से गूगल वगैरह कंपनी है, ये सारी क्या करती हैं, ये डेटा सारा बाहर ले जाके रखती हैं। ठीक है, जिस तरीके से चाइना ने, अगर मान लीजिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने इनको बैन भी कर रखा है कई तरीके से। ठीक है, इनके ऊपर कई तरीके के इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, और अपनी खुद की कंपनी को प्रमोट करते हैं वहां पे। तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया ये बोल सकता है इन कंट्री को कि अपना डेटाबेस जो है वो आप हमारी कंट्री के अंदर बनाइए। ऐसा नहीं है कि हमारी यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उसका डेटाबेस आप लोगों ने यूएसए में रख रखा है या कहीं और पे जाके रख रखा है, तो डेटाबेस भी आप लोगों को इंडिया में ही रखना है उससे रिलेटेड। तो डेटाबेस सेंटर आप लोगों को इंडिया में ही बनाना है। आप लोग उसको ये बोल सकते हैं, जितना भी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ से कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको इंडिया में ही रखनी है। ठीक है, अमेजन हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो,
आप उनको यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है? या तो ये करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उनको बोलना चाहिए कि चाइना जैसा उनको एनकरेज करना चाहिए, जिस तरीके से चाइना ने अपने इंजन डेवलप किए हैं, कुछ इस तरीके का काम किया जाए जिससे कि इंडिया की इन्फॉर्मेशन इंडिया में ही रहे। तो काफ़ी अच्छे सजेशन है। इसके अलावा क्या है, वेस्ट में देखिए बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं, जिन्होंने कई सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि अगर कोई आपकी इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, तो वो आपसे बिहेवियरल जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको सर्च आपका पैटर्न सर्च नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी वेस्ट में डेवलप की गई है, तो हमारे यहाँ पे इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए। तो ये बोला जा रहा है आने वाले टाइम में डिजिटल इंडिया पे जिस तरीके से फोकस हो रहा है, तो 2.5 लाख विलेज को कनेक्ट करने की बात चल रही है 2019 तक। इसके अलावा वाईफाई से भी बहुत ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने की बात चल रही है, खासकर स्कूल, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक। और अगर सब आदमी की इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ट्रैक करेंगे और टूरिस्ट से रिलेटेड या सिटी में क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है, तो इस तरीके से हमारी कंट्री को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेगी, तो ये सारा बिग डेटा बोला जाता है। ओके, तो हमको अपनी खुद की पॉलिसी बनानी चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, वरना उसी ऐसे ही काम हो जाएगा जैसा अंग्रेजों के टाइम पे हुआ था। कॉलोनी बन गए थे हम अंग्रेजों की, वो यहाँ पे अपने यहाँ से रॉ मटेरियल लेके अपनी कंट्री में जाया करते थे, फिर वहां से फिनिश प्रोडक्ट बना के यहाँ पे लाके उसको उसको बेचा करते थे और फिर यहाँ से प्रॉफिट कमाया करते थे। तो कॉलोनी बन गए थे हम उनके, ओनली प्रॉफिट के बेस पे हमको यूज किया करते थे। तो इसी तरीके से ई कॉलोनी बन जाएंगे हम लोगों की, मतलब इंटरनेट के थ्रू अपना प्रॉफिट वो यहाँ से हमारा सारा जो मतलब ड्रेन है, जितनी भी हमारी वेल्थ है वहां से ड्रेन करके ले जाएंगे, सोख लेंगे सारी वेल्थ हमारी यहाँ से। उनको पता रहेगा हमारी कंट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा फोन सर्च किया जा रहा है, कौन सी गाड़ी सर्च की जा रही है, किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कौन तरीके के आइटम यहाँ पे खरीदना पसंद करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास में है और उसी तरीके के वो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे, जो कि हमारी कंट्री के पास में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फोकस देके चलनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे सजेशन दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट वाला आर्टिकल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से है। तो उन्होंने प्रपोजल दिया है लॉ मिनिस्ट्री को कि हमको पावर दी जाए जिससे कि हम पनिश कर सकें अगर कोई जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है उसको उसको मतलब वॉयलेट करता है। तो ये इस तरीके का इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने बोला है। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आर्टिकल कौन से में आते हैं, 324 में अंडर आर्टिकल में आते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इनके पास में काफी पावर रहती है और आप लोगों को पता ही होगा जिस तरीके से इनको मतलब जो अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो कई सारी चीजें इनसे रिलेटेड आप लोग वैसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि ये इलेक्शन किसके कराते हैं वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाते हैं, स्टेट के इलेक्शन करवाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव के जो रहते हैं प्रेसिडेंट के करवाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के करवाते हैं। इसके अलावा जो लोकल इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करवाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर नहीं कर पाता है, वो हर एक स्टेट का अलग अलग इसलिए इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी और सबसे सबसे बड़ी कई बातें और होती हैं। देखिए टेन्यूर के बारे में बात की जाती है। ठीक है, कि टेन्यूर क्या है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का। वैसे डिटरमाइन तो प्रेसिडेंट करता है, पर लेकिन नॉर्मली आप याद रख सकते हैं 6 साल के लिए होता है या फिर 65 ईयर। तो इनमें से कोई भी जो सी भी पहले हो जाए मतलब उसी से रिलेटेड इनका टेन्यूर होता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो आप लोगों को ये बताई दिया, आप लोगों को याद रखना है किस किस के इलेक्शन यहाँ पे कराता है। तो इसने पावर मांगी है कि उसको चीजों को किया जाए कि अगर कोई होता है तो उसको पनिश कर दिया जाए। तो इन्होंने बोला है कि ये डेमोक्रेसी जिस तरीके से वो हो रही है वो उसके बिल्कुल अपोजिट में है। ये जुडिशरी में पावर है जुडिशरी की, ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को पावर नहीं दी जा सकती है। ठीक है ना, सुपीरियर कोर्ट भी इवन इम्पावर टू एक्ट अंडर द मतलब कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ये इसके हिसाब से काम करते हैं। और ये बोल रहे हैं हमको पावर दे दो, तो इनको तो अलग से पावर मिल जाएगी, कोई मतलब उसका बनता नहीं है। तो वैसे ही उनका हाई डिग्री कॉन्फिडेंस है जनता में और रेपुटेशन उनकी अच्छी है, तो कोई भी उन पर डाउट नहीं करता। और फिर भी इस तरीके का अगर वो बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो जाती है। ये सिविल और जो क्रिमिनल वाले केसेस हैं ये खासकर कोर्ट के अंडर की बातें आती हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के इशू पे डिबेट होना चाहिए कि ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और ये तो फ्री स्पीच के लिए भी हार्मफुल होगा। अगर कोई फ्री स्पीच फ्री क्रिटिसिज्म जो एक फेयर क्रिटिसिज्म कर रहा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। कोई फेयर क्रिटिसिज्म करेगा नहीं, उसको डर लगेगा कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कोई गलत स्टेप ना ले दे। तो ये सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं ये कर्टेल करेगा जो फ्री स्पीच है। इसके अलावा भाई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बोली गई है। ये बोला गया कि देखिए जो डिफरेंस होता है, एक तो सबसे पहले तो डिफरेंस होता है, देखिए एक सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जुडिशरी की अलग पावर होती है, लेजिस्लेटिव की अलग पावर होती है। तो इसी तरीके से मतलब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की भी अलग पावर होती है, कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता है। जुडिशरी लेजिस्लेटिव सबकी अलग अलग पावर होती है, एक दूसरे को चेक कर सकते हैं पर लेकिन एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से सब में एक पावर का वो होता है, सबकी अलग अलग पावर दी गई है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अलग से इस तरीके से पावर नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है, देखिए अगर पार्टी है एक फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, अगर फेयर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो इसको अनफेयर बोला जाएगा एक तरीके से।
पर लेकिन कई बार चीजें देखने को मिलती है, जैसे आम आदमी पार्टी हो गया, कई पार्टी ने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि ये मशीन जो हो रही है, जो कि मशीन थी, जो वीवीपीएटी और ये वाली मशीन थी, जो वोटिंग मशीन थी, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इनको हैक किया जा सकता है। ठीक है, ये बातें हम लोगों को देखने को मिली। तो उसके बाद में देखिए क्या हुआ, ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप ये कैसे भूल सकते हैं कि जो लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, जो एक क्रिटिसिज्म था, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो लोगों के द्वारा दिया गया है, किसी के द्वारा, उसी के बेस पे ये जो आप वीवीपीएटी आज की डेट में यूज करने की बात कर रहे हैं, वो इसी के बेस पे यूज होके आई है यहाँ पे। मतलब इसका इंट्रोडक्शन उसी के वजह से हुआ है, क्योंकि क्रिटिसाइज किया गया था। अगर क्रिटिसाइज नहीं करते तो उसका इंट्रोडक्शन नहीं होता, एक ज्यादा फेयरिंग नहीं होता। तो इस तरीके से अगर इस तरीके की पावर आप लोग इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं, तो थ्रोटलिंग क्रिटिसिज्म जो है, एक तरीके से वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। मतलब आप लोग क्या करेंगे, अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो ये बोलते हैं थ्रोटलिंग, मतलब उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ऐसे वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का आप लोगों को जो एक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, वो पॉजिटिव फीडबैक कट हो जाएगा फिर आप लोगों को। तो जो आप लोगों ने ये ऐड करने की बात की है वीवीपीएटी, ये फिर ऐड ही नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, मशीन के बारे में इसको ऐड करने की बात चल रही है। जितने भी इलेक्शन होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप किसी को भी वोट डाल रहे हैं तो उसका नाम दिखेगा, पार्टी का सिंबल दिखेगा आप लोगों को, और आपको ये दिखेगा आपने किसको वोट दिए। पर्ची निकलेगी यहाँ से, पर वो पर्ची आप लोग साथ में नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि अगर पर्ची साथ में ले जा पाएंगे तो बाहर जिनकी पार्टी को आपने वोट नहीं दिया, वो देखेंगे किसको वोट दिया आप लोगों ने, पता चल जाएगा उनको। तो ये किस तरीके से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होगा, तो पर्ची वहीं पे रह जाएगी वो। ठीक है, तो वो चीजें इसीलिए इसको वीवीपीएटी को ऐड करने की बात चल रही है। तो ये बोल रहे हैं अगर क्रिटिसिज्म नहीं होता तो ये भी आज की डेट में ऐड नहीं होती, तो फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, इस तरीके की पावर इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मांगनी चाहिए। तो ये बातें यहाँ पे बोली गई हैं उसके। ओके, ये देखिए कतर के बारे में आर्टिकल है, जिस तरीके से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कतर हो गया, तो कई सारी यहाँ पे कतर हो गया, देखिए यहाँ पे पर्शियन गल्फ हो गया, इसके अलावा ये ओमान हो गया, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, इसके बारे में जिक्र किया था। ठीक है, तो कई सारी चीजें, रेड सी हो गया, यहाँ पे हम लोग जिक्र कर चुके हैं, अरेबियन सी हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, यमन हो गया यहाँ पे। ओके, तो इसको इसको अलग थलग डाल दिया इस वाले एरिया में, क्यों? क्योंकि ये बोला जा रहा है कि ये हमेशा फेवर करता है ईरान का, तो ये बात बोली गई है यहाँ पे। तो देखिए जो डिप्लोमेटिक टाई है, रिफ्ट आ गया कतर के बीच में, और जो अरब जो स्टेट है उनके बीच में, खासकर कौन से, सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, इजिप्ट हो गया, आप लोगों को दिख रहे होंगे ये सारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारे जो स्टेट है, इसी तरीके से इनके बीच में रिफ्ट आ गया है। तो ये बात बोल रहे हैं कि रिफ्ट तो आ गया है, पर इस तरीके के रिफ्ट जो है ज्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाएंगे, ये बात बोली गई है। अगेंस्ट देखिए हुआ क्या है, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा इस रीजन का, ऑयल से रिलेटेड भी अगर चीजें देखी जाए तो हुआ क्यों है, ये हुआ इसलिए है, देखिए ये माना जा रहा है कि ईरान जो जो ये कतर है, ये क्या करता है, ये ईरान को और जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उनको सपोर्ट करता है। और देखिए ये माना जाता है ये तो शिया है। ठीक है, और दूसरी जो कंट्री है ये सऊदी अरेबिया, और ये जो अरब लेड ग्रुप है ये सारा, ये सुन्नी कंट्री है। तो शिया और सुन्नी वाली भी इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है, तो वो भी बात बोली जा रही है। और अमेरिकन देखिए, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भी एक्यूज किया था, देखिए फाइनेंस कर रहे हैं हमास को। ठीक है, हमास हम लोगों ने डिस्कस किया था, गाजा पट्टी वाला और वेस्ट बैंक वाला, वो हम लोगों ने इशू डिस्कस किया था। तो वहां पे ये जो है कि जिसको ये अपोज करते हैं, जो ईरान और इराक, ये ईरान नहीं, जो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट वगैरह, ये उसको सपोर्ट करते हैं और खासकर रहते हैं इनके बीच में है। तो इसीलिए ये भी क्रिटिसाइज किया था जो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने, और सऊदी अरेबिया ने खासकर इसी तरीके के एक्शन जो लिए हैं वो खासकर ईरान को टारगेट करने के लिए लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखिए हमेशा ईरान को एक्यूज करते रहते हैं कि वो टेरर फैलाता है, तो वो तो अपनी अलग ही फिलोसफी लेके चलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं, ये सैंक्शन जो कतर पे लगाए जा रहे हैं, तो इसकी अगर चीजों को ढंग से देखा जाए तो ये कहीं ये सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। ओके, और कहीं ना कहीं जो एरिया है उसमें अनस्टेबिलिटी बना देगी बहुत ज्यादा, वैसे इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी उस वाले एरिया में रहती है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यहाँ पे ये बोला गया, देखिए ये आप लोग याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो गया ये अब, खासकर 2022 में यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। तो इस तरीके से अगर इनके ऊपर वो किया जाएगा, सैंक्शन लगाया जाएगा, तो ये फीफा वर्ल्ड कप को नहीं करा पाएंगे। इंडिया पे भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि 90% जो नेचुरल गैस है वो यहाँ से हम खरीद के लेके आते हैं। ठीक है, तो हमको पीस मेंटेन रखना पड़ेगा इनके साथ में, हमको कुछ भी स्टेप नहीं लेना है। तो पर लेकिन रिफ्ट जो बन गया वो सस्टेनेबल नहीं रह सकता है ज्यादा लंबे समय तक, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करते हैं, और कई सारे तो बेस है अमेरिका के यहाँ पे मिलिट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो इसीलिए इस पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ पाया, इसको ज्यादा देर तक ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जो भी ये सोच के चल रहे हैं। ओके, इसके अलावा देखिए गल्फ काउंसिल के बारे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हालांकि ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे गल्फ काउंसिल है, यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 6 स्टेट है, तो 6 स्टेट में से एक कतर भी है, तो यहाँ पे ये भी इसका मेंबर है। तो ये भी कहीं ना कहीं सदमे में आ जाएगी अगर ये इस तरीके का फोकस लेके चलेंगे। तो ये स्टेट है, देखिए यहाँ पे
तो ये बताए गए हैं सारे, ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया, ये सारे यूएई हो गया, तो ये सारे मेंबर हैं। तो यूनियन बनाने की बात चल रही थी, हालांकि बाद में वो चीजें एप्लीकेबल नहीं हो पाई थी जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है, पर लेकिन फिर भी एक अच्छे लेवल का यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है इनका, ठीक है। तो डिपेंडेंस देखिए गल्फ, इसको मतलब अगर देखा जाए, अगर इस तरीके के स्टेप्स लेंगे तो कहीं ना कहीं पूरा इनका जो एक ये सिस्टम बना के चल रहा है वो हार्म होगा कहीं ना कहीं। जो ये अपना अपने अपने अलग प्लान बना के चल रहे हैं कि ऑयल में फ्यूचर में डिपेंडेंसी घटानी है हम लोगों को, उस तरीके के जो स्टेप्स लेके चल रहे हैं, अगर ये इसको अलग करेंगे तो वो इस तरीके के सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इनके स्टेप जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की बात चल रहे हैं, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर ये इनको अलग थलग करेंगे तो। ओके, तो ये बातें बोली गई है। नेक्स्ट वाला आर्टिकल पेज फर्स्ट पे भी है, पेज 10 पे, पेज 13 पे जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी के बारे में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि जीएसटी को आप लोग अभी इंप्लीमेंट मत करो, क्योंकि जीएसटी एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे मतलब ये इससे रिलेटेड, ये ऐसी चीज है, एविएशन वाला जो फील्ड है वो इंडिया से रिलेटेड नहीं है, वो वर्ल्ड में और भी कंट्री से रिलेटेड है। तो आप लोगों को फोकस देके चलना पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, तो हमको थोड़ा टाइम दीजिए। ये इसको आप 1 जुलाई से जो कर रहे हैं उसको पोस्टपोन करके आप उसको 1 सितंबर से कर दीजिए। एयर इंडिया ने भी इसी तरीके का सजेशन दिया है, ठीक है। तो ये बात बोली गई है। तो जो टिकटिंग वाले सिस्टम होते हैं उनको इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो उसको किस तरीके से चेंज करना है, तो हमारे पास में टाइम होना चाहिए। ओके, इसके अलावा टैक्स मतलब ये बोला गया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वहां की जो पार्टी है जम्मू और कश्मीर की, उसके द्वारा बोला गया है कि ये हमारा जो जम्मू और कश्मीर का जो एक तरीके से टैक्स वाला सिस्टम होता है उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, गुड और सर्विस टैक्स। और खासकर बोला है कि ये खत्म कर देगा जो उनकी फिस्कल ऑटोनॉमी होती है, अपना खुद से जो डिसाइड करते हैं, आर्टिकल 370 के अंदर जो इनको दी गई है पावर, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। तो 370 आप लोग याद रखिएगा, इसको काफी अच्छा है, कई बार पूछ लिया जाता है ये भी इससे रिलेटेड। ओके, तो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है ये आर्टिकल। पेज फर्स्ट और पेज 10 पे न्यूज दी गई है, 5% इंटरेस्ट जो सबवेंशन बोलते हैं इसको ग्रांट दे देना। तो ग्रांट दिया गया आज की डेट में, छूट आप लोग बोल सकते हैं क्रॉप लोन पर आज की डेट में, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब एरिया में, तो उस चीज के देखते हुए स्टेप निकल के आ रहा है, ओके, कि उनको कहीं ना कहीं रियायत दी जाए थोड़ी। तो ये बोला गया है 2017-18 के लिए दिया जाएगा। अगर 3 लाख का कोई लोन ले रखा है तो 5% का सबवेंशन दिया जाएगा, इससे जो लोन है उनका 4% पे आ जाएगा रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो ये बात बोली गई है, ये कंटिन्यूस रहेगा इस ईयर में, और जिसको इंप्लीमेंट करेगा वो नाबार्ड करेगा। हम लोगों ने नाबार्ड के बारे में भी देखा था, आप लोगों ने आंसर भी दिया था काफी अच्छा नाबार्ड के बारे में, और आरबीआई, तो दोनों ये इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी क्या है, एक तो नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया था, आंसर दीजिए इसका आप लोग। इसके अलावा पेज 13 पर न्यूज है, देखिए त्रिपुरा जो है वहां की ट्राइबल पार्टी, वो क्या बोल रहे हैं कि रिन्यू कॉल फॉर द सेपरेट स्टेट, सेपरेट स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं त्रिपुरा वाले एरिया वाले आदमी। ओके, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये हो गया यहाँ पे, कहाँ पे हो गया त्रिपुरा, ये हो गया त्रिपुरा, ठीक है। किसको टच कर रहा है यहाँ पे, मिजोरम को टच कर रहा है, और यहाँ से आसाम को टच कर रहा है, और बाकी यहाँ पे बांग्लादेश को टच कर रहा है, ठीक है। इंडिया के 2 स्टेट को टच कर रहा है। तो यहाँ पे बात ये बोली गई है अपना नया स्टेट बनाना है, तो इसके लिए इन्होंने आसाम अगरतला नेशनल हाईवे जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। आप लोगों को बताना है कौन से नंबर का हाईवे है ये, और रेल ट्रैक को भी ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं फ्यूचर में। ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना है इस हाईवे का। कल जब आंसर दूंगा तो सब चीजों का आप लोगों को कल आंसर मिल जाएगा। हमने देखा था कहाँ कहाँ और अलग स्टेप चल रहे हैं स्टेट बनाने के। पूर्वांचल मतलब ये पश्चिमांचल बोला जा रहा है, या फिर ये हरित प्रदेश बोला जा रहा है, अवध बोला जा रहा है, बुंदेलखंड बोला जा रहा है, या फिर पूर्वांचल बोला जा रहा है। 5 पार्ट बनाने की बात चल रही थी यूपी की, विदर्भा की बात चल रही है महाराष्ट्र में, और ये गोरखालैंड हो गया, हमने कल ही देखा था कार्बी आंगलोंग, और ये बोडोलैंड आसाम में हो गया। अब तो अलग अलग स्टेट की बात चल रही है। यहाँ पे एक और ऐड होना है यहाँ पे कि यहाँ पे त्रिपुरा में भी इस तरीके की बात निकल के आ रही है। जब से तेलंगाना बना है तब से डोमिनो इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में। पेज 9 पर न्यूज एंड डेटा से रिलेटेड डेटा पॉइंट आता है, जिस तरीके से हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। तो माइग्रेट जो मैरिज होती है वो लीड होती है मैक्सिमम माइग्रेशन का। ये बोला कि 80% जो वुमेन होती है वो माइग्रेट फ्रॉम बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या झारखंड से अदर स्टेटों में अगर हो रही है तो मैरिज की वजह से भी माइग्रेट होती है। मतलब उनके हस्बैंड है वो दूसरी जगह जाके काम करने लगते हैं, तो उसकी वजह से जो माइग्रेशन होता है तो वो माइग्रेट होके यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, बिहार में दिख रहा है 81 दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में, और 80 ये दोनों देखिए राजस्थान में और यूपी में दोनों में इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पे 81% है, ठीक है। तो आप लोग याद रख सकते हैं अपने, खासकर अपने वाले एरिया पे। झारखंड में कितना हो गया, यहाँ पे 81.6 है। तो सबसे ज्यादा बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और तीसरे नंबर पे झारखंड। इस तरीके के डेटा भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इतना परसेंटेज में नहीं पूछेंगे हालांकि जाके, पर ये पूछ सकते हैं कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है। 2-3 स्टेटों के नाम दे देंगे, या घटते हुए क्रम में लगा देंगे। घटते हुए क्रम में लगाओ कि कौन से स्टेट में माइग्रेशन सबसे कम होता है और कौन से में सबसे ज्यादा होता है। आप लोगों को ये याद रखना है, सदर्न स्टेटों में बहुत कम होता है। इस कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डेवलप इतना याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है।
इसके अलावा पेज 11 पे न्यूज़ है, टेंशन की बात चल रही है दार्जिलिंग में, जो कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। यहाँ पे ये हो गया वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, उसने बंगाली लैंग्वेज यहाँ पे इंपोज करने की बात की थी। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गया। उनके लिए बंगाली बिल्कुल नई लैंग्वेज है, मतलब वो नहीं चाहते कि यहाँ पे वो लैंग्वेज इंप्लीमेंट की जाए। तो ये वाला हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमको सेपरेट स्टेट बनाओ, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो गोरखालैंड बोल रहे हैं इसको, इसको अलग बनाने की बात कर रहे हैं ये। तो इस वाले एरिया का आप लोगों को याद रखना है। अवध ये वाला रीजन हम लोगों ने देखा था, विदर्भ की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, तो और भी कई जगह यहाँ पे छोटे-छोटे स्टेट बनाने की बात चल रही है, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग तो आप लोगों को याद रखना है थोड़ा-सा इसके बारे में कि कहाँ-कहाँ पे ये इश्यू इस तरीके के चल रहे हैं। ओके, पता होना चाहिए थोड़ा-थोड़ा। अपनी कंट्री के बारे में तो जितना जानो उतना कम है, उस पे जितना फोकस करो उतना कम है। ये देखिए इंसॉल्वेंसी बिल की बात की गई है, पेज 13 पर न्यूज़ है। यहाँ पे बोला गया फाइनेंस रिजोल्यूशन एंड द डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 लेके आने वाले हैं। इससे जो भी देखिए प्रॉब्लम होती है, जो खासकर जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है या फिर इसके अलावा बैंक, जो पब्लिक मनी लेने वाली जितनी भी कंपनी है, इंश्योरेंस या फिर बैंक हो गया, तो उनको फायदा मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या रहता है, दिवालिया निकल जाता है, मतलब एक तरीके से क्या होता है, पैसे मार लिए जाते हैं, कई सारी चीजें रहती है, मतलब मालविया टाइप के लोग हो जाते हैं। तो उन सब चीजों को टैकल करने में फायदा मिलेगा। तो ये जो रिपील करेगा, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी जो कॉर्पोरेशन है उसको, मतलब ये इसको रिपील करेगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। फिर इस पे फोकस देके चला जाएगा। बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर किए जा रहे हैं जिससे कि चीजों को ढंग से टैकल किया जाए। अगर कभी भी, मतलब इसका एम क्या है, लिमिटेड यूज ऑफ पब्लिक मनी टू बेल आउट द डिस्ट्रेस फाइनेंस क्राइसिस। मतलब क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, बैंक क्या करते हैं, इनकी मनी को कहीं ज्यादा यूज कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, बैंक जो मनी, अगर मान लीजिए कोई लेने आ रहा है, यहाँ पे बोल देते हैं कि हमारे पास में मनी नहीं है। इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, ठीक है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस न बन जाए, जिससे कि अगर कोई पब्लिक मनी है उसको गलत तरीके से यूज नहीं किया जाए, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा पेज 13 पर न्यूज है, लिफ्ट ये बोला गया यहाँ पे, मतलब डूइंग ऑफ जो ईज डूइंग बिजनेस होती है, उसमें उसकी रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर। तो उसमें इंडिया की रैंक 130 थी, इंप्रूव हुई थी। हालांकि अब आने वाले टाइम में भी, आने वाली अक्टूबर में रिलीज होगी, तो फिर से देखिए किस तरीके से इंप्रूव होती है। आप लोगों को याद रखना है, जो रिपोर्ट निकाली जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है। ओके, आगे देखिए, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, आंग सांग सुई है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1991 में। याद रखना है, स्ट्रगल है इनका डेमोक्रेसी लाने के लिए अपनी कंट्री में और ह्यूमन राइट के लिए रिलेटेड थी, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये सिक्योरिटी मार्केट को टैकल करता है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आप लोग बोल सकते हैं। अजय त्यागी जी जो है यहाँ पे आज की डेट में चेयरमैन है, स्टेब्लिश हुआ था 1988 में, और महाराष्ट्र में इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसका, ये यूएन की बॉडी है जो कि लेबर से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं, लेबर को प्रोटेक्ट करना, उनसे रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर फोकस करना, ये इस पे कंट्रोल करके चलती है। स्टेब्लिश की गई थी 1990 में, 1919 में, और जनेवा में इसका स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से माउंट किलिमंजारो के बारे में पूछा था, ठीक है, माउंटेन। तो ये कहाँ पे, तंजानिया में है। तंजानिया देखिए यहाँ पे हो गया ऊपर, यहाँ पे केन्या हो गया, तो यहाँ पे पड़ती है बॉर्डर पे दोनों के लगभग। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अफ्रीका है, और यहाँ पे वोल्केनो है, जो इस तरीके से यहाँ पे कीबो बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। ये है माविंजी, और ये हो गया सिहरा। तो ये 3-4 वोल्केनो है जो, जिनको ज्वालामुखी भी बोलते हैं, तो इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब आज के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। और पीडीएफ वगैरह जो आप लोगों को डाउनलोड करनी है, उसके सारे नीचे लिंक मिल जाएंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का फायदा हो सके। और चीजें आप लोगों को पसंद आती है तो चीजों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि जो और भी को भी फायदा हो जाए, मतलब एक अच्छे लेवल पे चीजों को लेके चलिए, जिससे सोसाइटी में सबका फायदा हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।